नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य पर बात कर रहे हैं तथा लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य को समझते हुए सर्वप्रथम हम लोगों ने यह देखा कि लोक साहित्य में जिस लोक के विषय में बात हो रही है या जिस जन के विषय में बात की जा रही है वह लोक या जन क्या हैं या कौन से लोग होते हैं जिन जो समाज में रहते हुए अपनी दिनचर्या या रोज़मर्रा के जीवन में उन सभी क्रियाकलापों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं जो एक कहीं न कहीं आम जनजीवन में घटित घटनाओं, संवेदनाओं, परिघटनाओं या अपनी संस्कृति या सभ्यता की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए नज़र आते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने समाज के उन शिष्ट या जो संभ्रांत लोग हैं उनसे कहीं न कहीं इतर इन समाज के लोगों का परिदृश्य या उनकी स्थिति को देखने की कोशिश की। चूँकि लोक साहित्य एक बड़ा विषय है और लोक साहित्य पर बात करते हुए हम लोगों ने यह भी देखा कि इस साहित्य के कितने पक्ष जो अपनी विविध परिस्थिति को लेकर दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग विषयों से कहीं न कहीं लोक साहित्य को समृद्ध करते हैं, उसको कहीं न कहीं व्यापक तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्रम में जो विविध स्वरूपों को हम लोगों ने देखने की कोशिश की, इस क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम लोकगीत, तत्पश्चात लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, उसके बाद जो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, इस तरह से मुहावरे हैं, अलग अलग जो विधा है, अलग अलग जो पक्ष हैं लोक साहित्य के, उनको कहीं न कहीं हम देखने की कोशिश में निरंतर कार्यरत हैं और एक-एक करके समझते हुए, एक-एक पक्षों को लेते हुए हम भली-भाँति उस पे अपनी बात को रख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने इससे पूर्व लोकगीतों पर एक व्यापक और समृद्ध जो परिभाषाएँ हो सकती हैं, उसके जो स्वरूप हो सकते हैं, उसके जो अर्थ हो सकते हैं, ऐतिहासिक परिदृश्य हो सकते हैं, उसको हम लोगों ने देखा और समझा। तत्पश्चात हम लोगों ने लोक कथा पर भी बात किया और लोक कथा क्या होता है, लोक कथा का जो कहानी या जो जो स्वरूप होता है आम जन के बीच में जो कहानियाँ या कथ्य जो गढ़े जाते हैं, जो जो मानव जनित जो कहानियाँ होती हैं उसमें और जो लोक कथा होती है उसमें किस तरीके का साम्य और वैषम्य दिखाई पड़ता है, इसको हम लोगों ने भली प्रकार देखा और समझा भी। इसके पश्चात हम लोग आज लोक गाथा पर बात कर रहे हैं और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोक गाथा अर्थात जिस लोक कथा में लोक गाथा का जो स्वरूप हम थोड़ा बहुत देखे थे, वो लोक गाथा का यहाँ विस्तृत फलक पर, एक व्यापक फलक पर स्थिति किस तरीके से दिखाई पड़ती है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात यह भी कोशिश करेंगे कि इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, लोक गाथा और लोक कथा में अंतर क्या है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम आज इसे विधिवत अध्ययन मनन करेंगे। तो लोक गाथा को पढ़ते वक्त हमें जिन बातों पर ध्यान केंद्रित करना है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें जो दो पद शामिल किए गए हैं, एक है लोक और दूसरा है गाथा। तो इस लोक और गाथा में अलग अलग जो स्वरूप निर्धारित हो रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है। चूँकि लोक पर हम इससे पूर्व विधिवत बात कर चुके हैं और भली भांति यह समझ चुके हैं कि लोक क्या है या किस लोक के विषय में यहाँ बात की जा रही है। समाज का वह कौन सा वर्ग है, समाज का वह कौन सा व्यक्ति है जिसको यहाँ
कहीं न कहीं केंद्रित किया जाता है या उनको रखने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम इससे बेहतर यह है कि गाथा को समझें और फिर एक-एक करके दोनों के पक्ष यानी लोक और गाथा को सम्मिलित रूप में यहाँ देखने की कोशिश करें। गाथा से यहाँ तात्पर्य गायन से है, कहीं न कहीं जो एक एक परंपरा होती है जो लयात्मक स्वरूप में कहीं न कहीं वर्णित की जाती है, उससे कहीं न कहीं इसका ताल्लुकात है। चूँकि इससे पूर्व हम लोगों ने जब कथा का वाचन किया था लोक कथा पर, तो कथा में यह जानने की कोशिश की थी कि कथा कहीं न कहीं गद्यात्मक स्वरूप में होती है और वह गद्यात्मक स्वरूप इस तरीके से एक एक दूसरे को रोमांचित करती है, मनोरंजित करती है कि वह छोटे स्वरूप में होने के कारण भी वह अलग-अलग परिस्थितियों को, अलग-अलग घटनाओं को, परिदृश्यों को अपने अंतर्गत इस तरह से समाहित करती है कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है और उसके स्वरूप में अपने को स्वयं को कहीं न कहीं बँधा पाता है। यही कारण है कि लोक कथा छोटे होते हुए भी कहीं न कहीं बाँधने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरीके से लोक गाथा का भी स्वरूप अपना दिखाई पड़ता है। चूँकि लोक कथा से कहीं न कहीं लोक गाथा का स्वरूप विस्तृत होता है और यह व्यापक और बड़ा होने के कारण इसका जो वाचन होता है वह एक घंटे में या एक दिन में संभव तो नहीं हो पाता। यह कई दिनों में इसकी कहीं न कहीं वाचन पद्धति चलती है और तत्पश्चात इसका समापन किया जाता है। इसके जो कुछ बिंदु इसमें समाहित किए गए हैं उसका अध्ययन करते हुए हम इसके और भी व्यापक फलक को देखने और समझने की एक-एक करके कोशिश करते हैं और जानते हैं कि लोक गाथा का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, लोक गाथा से हम क्या समझने की कोशिश करेंगे। लोक गाथा के विषय में यहाँ बताने की यह कोशिश की गई है कि जो लोकगीत होते हैं, लोकगीतों में जहाँ कथानक अपना होता है, ज्ञता उसका प्रधान गुण होता है, उसी प्रकार लोक गाथा का कथानक महत्वपूर्ण होता है। लोक गाथाएँ प्रबंध काव्य होती हैं। यहाँ एक बिंदु अवश्य समझने की ज़रूरत हमें कहीं न कहीं पड़ती है कि जो लोक गीत होते हैं उसमें कथानक के साथ साथ ज्ञता प्रधान गुण होती है। यानी कथा तो होती है लेकिन वह कथा लयबद्धता के रूप में होती है, कहीं-कहीं लयात्मक रूप अपने को धारण की होती है। इसीलिए वो केवल गायन और कहीं न कहीं संगीतात्मक स्वरूप में अपने को दर्शाव्य करती है, द्रष्टव्य करती है। लेकिन गाथा जब हम गाथा की बात करते हैं तो इसमें संगीतबद्धता और ज्ञता भी शामिल होती है और कथानक का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कहीं न कहीं पद्यात्मक की भूमिका होती है और कहीं न कहीं गद्यात्मक की। गद्य और पद्य दोनों का समेकित रूप यहाँ हम देख पाते हैं और समझ भी पाते हैं। इसीलिए यह चूँकि इसका जो स्तर होता है कई अंक या कई अध्यायों में वर्णित होता है, कई स्वरूपों को धारण इसमें किया गया होता है। जीवन के विविध पक्षों को कहीं न कहीं इसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यह प्रबंधात्मक स्वरूप में कहीं न कहीं वर्णित दिखाई पड़ता है। अगर हम आल्हा, लोरिक, ढोला मारूरा दूहा, हीर राझा आदि इस प्रकार की कृतियों को देखें तो यह कृतियाँ प्रबंधात्मक कृतियाँ हैं और यह प्रबंधात्मक होने के साथ साथ यह लोक गाथा के श्रेणी में रखी जाती हैं। ये सभी रचनाएं लोक कवियों द्वारा ही सृजित की गई हैं। इन रचनाओं का एक प्रामाणिक कथानक होता है। इसमें वीरता, शौर्य, साहस और रोमांच का पुट शामिल रहता है। तो कहीं न कहीं जो लोक गाथा है, लोक गाथा में जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है उसमें कहीं न कहीं प्रामाणिकता एक अपनी
अहम भूमिका के रूप में दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से वो प्रामाणिक माना जाए या प्रामाणिक उनको कहा जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी चीज़ है कि इसमें वीरता, शौर्यता, साहस और रोमांच, इन सभी का पुट उसमें निर्धारित होता है, उसमें शामिल होता है। सामान्य रूप से लोक गाथा लोक प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं से जुड़ी होती है, जो मौखिक रूप से संगीत की लयात्मक टेक के साथ गाई जाती है। उत्तरी भारत में आल्हा, पश्चिम में राजा रसालू और राजस्थान में पाबू जी की गाथाएं बड़ी लोकप्रिय हैं। इसमें कथानक प्रधान होता है। कथा की प्रधानता के कारण इसमें काफ़ी लंबे लंबे गीत वर्णित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि हम यह जानते हैं कि जो लोक कथा है, लोक गाथा है, उन दोनों में किस तरीके का डिफरेंट हम देख पाते हैं। तो लोक कथा एक कहने की पद्धति होती है, कुछ मनोरंजक पूर्ण या कुछ ऐसी घटनाएं जो हृदय विदारक होती हैं, उनका कहीं ना कहीं परिदृश्य हम लोग कथा के में कथानक के तौर पर देख पाते हैं। कथा वस्तु उसकी इस तरह की मार्मिक होती है कि हम या सुनने वाला जो दर्शक होता है उसमें अपने को शामिल पाता है, अपने अपने आप को मनोरंजित करता हुआ पाता है। लेकिन जब हम लोक गाथा की बात करते हैं तो लोक गाथा में वे सारी जीवन की घटनाएं कहीं ना कहीं शामिल होती हैं, जो एक व्यक्ति के बीच में या एक व्यक्ति को केंद्रित करते हुए तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ कई व्यक्तियों का जीवनचर्या या कई व्यक्तियों की जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल की जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि समाज का वो एक बड़ा व्यापक जीवन प्रभाव या जीवन के उन सभी घटनाओं को इसमें कहीं न कहीं स्थान देने की कोशिश की जाती है, जो इसके व्यापकता को और विस्तृत करने में अपनी महती भूमिका निभाती है। यह एक मौखिक परंपरा है। जिस तरीके से अब तक हम लोगों ने लोक गीतों को देखा, लोक कथा को देखा, उसी तरीके से लोक गाथा भी मौखिक परंपरा का एक स्वरूप है, जो संगीतात्मक होने के साथ साथ लयात्मक और ठहराव को अपनी कहीं ना कहीं जो जो पद्धति है, जो गायन पद्धति है, उसको सुदृढ़ बनाने की कोशिश में यह दिखाई पड़ती है। लोक गाथाओं को उनके विषय वस्तु और बनावट की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक है प्रेम गाथा, वीर गाथा और तीसरा है पौराणिक घटनाओं पर सृजित गाथाएं। तो इन बनावटी जो सदृश बनावट की दृष्टि से जो 3 वर्ग देखने को मिलते हैं, यह अलग अलग स्वरूपों को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं। हम एक एक करके चीज़ों को आगे भी बड़े बड़े ही विस्तृत रूप से पढ़ने और जानने की कोशिश भी करेंगे। तो लोक गाथाएं गीतों के माध्यम से मौखिक रूप से प्रसारित कहानियां हैं। ये कहानियां कई विषयों के बारे में बता सकती हैं, जो सत्य या काल्पनिक दोनों हो सकते हैं। इसमें इतिहास, किंवदंतियां, दंत कथाएं, हास्य और रोमांस शामिल होते हैं। चूँकि दंत कथाएं या किंवदंतियां हम इसके विषय में भी आगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं इशारे के तौर पर या अर्थ को समझने की दृष्टि से मैं यह बताने की कोशिश करूं कि किंवदंती वह होती है जो हमारे कहीं ना कहीं प्राचीन मिथकीय स्वरूप में जो लोगों के मानस में गठित होती है। हम जिसको बिना उसका यथार्थ प्रतिबिंब समझे, यथार्थ स्वरूप को जाने, हम उसे केवल पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के रूप में केवल सुनते जानते चले आ रहे हैं। ठीक इसी तरीके की दंत कथाएं भी होती है। दंत कथाओं से तात्पर्य है कि हम उसे न तो देखे, वैसी घटना को न हमने देखा, न हम उसको कभी प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल होने की ही कोई हमें इस तरह से आवश्यकता पड़ी, या हम उस समय आवश्यक तौर पर उपस्थित ही थे। लेकिन फिर भी हम उसे इतने घुले मिले हो जाते हैं, उससे इतने जुड़ जाते हैं कि हम उसे नकार नहीं पाते। कहीं ना कहीं हम उसे सत्य घटना के तौर पर देखते हैं। तो यह सत्यनिष्ठता यदि समाज में व्यापक वर्ग के बीच में दिखाई पड़ने लगती है, तो यही कहीं ना कहीं दंत कथाओं का स्वरूप धारण कर लेती है। तो ये लोक गाथाएं होती हैं, इनके गीतों के माध्यम से इन्हीं किंवदंतियों, दंत कथाओं
का कहीं न कहीं रोमांस, कहीं न कहीं जो जो इसमें जो कथा आती है, कहीं न कहीं उन्हीं का स्वरूप इन लोक गाथाओं के माध्यम से सुनने को मिलता है, उसमें विषय के रूप में पिरोने की कोशिश की जाती है। यह जो इसमें जो घटनाएँ शामिल की जाती हैं, ज़्यादातर वो घटनाएँ काल्पनिक के आधार पर होती हैं और मिथकीय या पौराणिक जो भावधारा होती है, उससे कहीं न कहीं लैस होती है। तो इन सभी चीज़ों को जानने की पूर्णतः हमें कोशिश कर लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। लोक साहित्य के अंतर्गत ऐसे भी गीत पाए जाते हैं जो बहुत लंबे होते हैं तथा जिनमें कथा वस्तु की प्रधानता होती है। इन गीतों को लोक गाथा के नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो इसमें जो लंबे लंबे गीत होते हैं वो पूरी एक परिदृश्य या जो कहानी होती है, कहानी के जो स्वरूप होते हैं उनको कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जाती है। इन गीतों के माध्यम से पूरे उस परिदृश्य को खोलने की कोशिश की जाती है जो कहीं न कहीं लोक गाथा की कथा वस्तु को प्रमाणित करने में, कथा वस्तु को रोमांचित करने में, कथा वस्तु को कहीं न कहीं मनोरंजित करने में अपनी महती भूमिका निभाती हैं। तो इसका पद्यात्मक रूप जो होता है वो विशेष तौर पर दिखाई पड़ता है। इसमें गायक लोक जीवन में जुड़ी चली आ रही कथा को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। लोक गाथा की एक बड़ी व्यापक विशेषता ये भी है कि इसके जो गायक होते हैं, जो गाने वाले हैं, जो कथा को सुनाते हैं, वह अपने अपने ढंग से इस कथा को या इसमें शामिल जो भी कथा होती है लोक गाथाओं की, उसे प्रस्तुत करते हैं, उसे गाते हैं। लोक में प्रचलित गाथाएं इतनी लंबी होती हैं कि इनको गाने के लिए अथवा वर्णन करने के लिए कई कई रातों को शामिल किया जाता है, अर्थात इनका गायन या प्रस्तुतिकरण कई किस्तों में किया जाता है। इस दृष्टि से इसे साधारण जनता का महाकाव्य कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। यह बहुत ही सरल और सटीक यहाँ पर एक स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि इसमें जिस व्यक्तियों का, जिस समाज के लोगों का इसमें कहीं न कहीं ताना बाना गूँथा जाता है और यह व्यापक विस्तृत फलक को लेकर दिखाई पड़ती है। इसीलिए अगर इसे हम लोगों का महाकाव्य कहें या जो साधारण जनता होती है उसका यदि महाकाव्य कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि महाकाव्य के उन सभी पक्षों, उन सभी विशेषताओं का कहीं न कहीं इसमें पालन किया जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कहीं न कहीं महाकाव्य बनने के लिए, महाकाव्य होने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखना कहीं न कहीं गलत नहीं ठहरता। लोक गाथाओं में अनेक बार उपकथाएं भी होती हैं और कई बार कथा विस्तार में कई पीढ़ियों का अंतराल भी दिखाई पड़ता है, जो ली हुई दिखाई पड़ती हैं। लोक गाथाओं में परंपरा, व्यक्तित्व चित्रण, ऐतिहासिकता, अलौकिकता आदि प्रभावों का समावेश होता है। चूँकि लोक गाथा एक व्यापक फलक में वर्णित होती है, इसीलिए इसमें एक नायक का जो स्वरूप होता है सिर्फ एक पक्ष को नहीं बल्कि उसके कई पक्षों को इसमें जगह दिया जाता है। साथ ही साथ उसमें एक कथा को शामिल नहीं किया जाता बल्कि उससे जुड़ी हुई कई कथाओं को उसमें जगह दिया जाता है। जैसे यदि हम रामचरितमानस में देखें तो सिर्फ उसमें राम के जीवन के विषय में ही वर्णन नहीं है, बल्कि राम के पिता दशरथ के विषय में, दशरथ से भी जुड़ी हुई घटनाओं को उसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार से जब राम जंगल में जाते हैं तो वहाँ उनसे जो उनके मित्र होते हैं, बंदरी सेना के जो राजा होते हैं सुग्रीव, उनके जीवन के विषय में कथा कही जा रही है। ठीक इसी तरीके से रावण के जीवन के विषय में कथा कही जाए। तो ये विविध जो उपकथाएं आ रही हैं, ये उपकथाएं कहीं न कहीं लोक गाथा को और विस्तृत करने की कोशिश कर रही हैं और यही विस्तृतपन कहीं न कहीं लोक गाथा का स्वरूप प्रबंधात्मक बनाने में अपनी महती भूमिका निभाता है। चूँकि लोक गाथाओं में परंपरा, व्यक्तित्व चित्रण, ऐतिहासिकता, लौकिकता आदि का प्रभाव समावेश जो होता है
वह दिखाई पड़ता है। तो इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इन गाथाओं को लिपिबद्ध करना बड़ा कठिन है। संसार के सभ्य कहे जाने वाले सभी देशों ने अपने राष्ट्रीय वीरों की लोक गाथाओं को सुरक्षित रखने की कोशिश की है, ताकि वह उसके माध्यम से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और पारंपरिक मूल्यों को अन्य लोगों के समकक्ष प्रस्तुत कर सके, उन्हें उससे परिचित करा सके। चूँकि इससे कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोक कथा होती है, लोक गाथाएँ होती हैं, वह पौराणिक विषयों को ज़्यादा समेकित की होती है। यानी जो मिथकीय घटनाएँ होती हैं, जो पुराणों से संबंधित होती हैं, जो ऐतिहासिक परिदृश्य को कहीं न कहीं शामिल करते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह के चीज़ों को कहीं न कहीं उभारती हुई यह गाथाएँ जो वहाँ की जो संस्कृति होती है, उस देश की जो सभ्यता होती है, उसको कहीं न कहीं प्रामाणिक तौर पर या कहीं न कहीं सभ्यता को कहीं न कहीं वर्णित करते हुए दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि बहुत सारे देश इसको कहीं न कहीं संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं, जिससे वह अपने मूल्यों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को दूसरे तक परिचित करा सके, दूसरे तक इसे पहुंचा सके। तो यह एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से दिखाई पड़ता है। लोक गाथा कथात्मक, छंदोबद्ध तथा लोक कंठ पर अवस्थित वह प्रबंध काव्य है जिसका रचयिता अज्ञात होता है, इसीलिए यह संपूर्ण समाज की संपत्ति होती है। चूँकि हम पहले भी जानते हैं कि ये जो लोक से जुड़ी हुई जितनी विधाएं हैं, उन सभी विधाओं का मौखिक एक परंपरा चलती आई है, और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। चूँकि इसके रचनाकार अधिकतर अज्ञात होते हैं। कौन इसकी रचना किया या किस रचनाकार ने इसका सृजन किया, यह लगभग पता नहीं चल पाता। और यही नहीं, चूँकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है, इसीलिए इसमें बहुत सारे पक्ष को लोगों द्वारा शामिल कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं इसमें जोड़ दिया जाता है। इसीलिए इसमें वह तत्व बिल्कुल नदारद हो जाता है जो यह अपने मूल प्रवृत्ति को साबित कर सके या मूल स्वरूप को कहीं न कहीं प्रमाणित कर सके। तो इस तरीके से यह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज की संपत्ति बनती हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए इसे समाज या लोक जन की जो संपत्ति कहना इस गलत नहीं ठहरता, बल्कि इसे हम पूर्णतः लोक संपत्ति कह सकते हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं अनेक कौटुंबिक पहलुओं पर रोचक ढंग से प्रकाश डाला जाता है। इस कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह अंधविश्वास हैं, चाहे वह प्रथा है, चाहे वह परंपराएं हैं, चाहे वह जो कुरीतियां हैं, उन सभी बिंदुओं पर इस पर कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश की जाती है, ताकि उनके माध्यम से उन अच्छाइयों को भी सामने लाया जाए जो समाज के कहीं ना कहीं परिदृश्य को अपनी एक खास परिस्थिति में, खास स्थिति में द्रष्टव्य करते हुए दिखाई पड़ती है। और कहीं न कहीं उन नकारात्मक पहलुओं को भी यह इंगित करते हुए दिखाई पड़ती है, जिससे कहीं न कहीं हम उस सामाजिक अंधविश्वास है, जो शोषण है, जो लोगों के आपसी जीवन में कहीं न कहीं कटुता है, नकारात्मक पहलुएं दिखाई पड़ती हैं, उन सभी भी परिदृश्यों को यह दिखाने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक, सुख और दुख दोनों का प्रतिबिंब हम इस साहित्य या इस विधा के माध्यम से आसानी से देख पाते हैं। लोकगीतों के समान ही लोक गाथाओं का शिल्प सरल, सहज तथा प्रभावशाली होता है। लोक गाथाओं के प्रबंधात्मक होने के कारण ही इनका संगीत पक्ष सरल होता है। लोक गाथाएं छंदबद्ध तथा लय प्रधान होती हैं। इसमें आशा, आकांक्षा तथा सुख दुख की अभिव्यक्ति सरल होने के कारण ही इनका प्रभाव पड़ता है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि यह लयबद्ध होती है, छंदबद्ध होती है, और इसमें जो जनजीवन है उसके सुख दुख, आशा, आकांक्षा
जितनी महत्वाकांक्षी पहलू होते हैं उन सभी को शामिल करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ इसका जो शिल्प होता है सरल, सहज और साधारण होता है, प्रभावशाली होता है, जिससे आमजन भी इससे कहीं न कहीं जुड़ पाता है, वह अपने चीज़ों को समझ पाता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, तो यही कारण है कि ये सभी बिंदु हमें लोक जो गाथा होता है उसकी परंपरा को समृद्ध बनाने में, उसकी परंपरा को कहीं न कहीं एक व्यापक फलक प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ता है। लोक गाथा का जो स्वरूप होता है वो दो रूपों में देखने को मिलता है, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। भारतीय परंपरा में पारलौकिक को लौकिक से अधिक ऊंचा स्थान दिया जाता रहा है। यह और यहाँ पर यह भी किंवदंती है कि अंत भला तो सब भला। इस तरह से हमारे यहाँ सृजित लोक कथाएँ का स्वरूप आमतौर पर सुखात्मक पक्षों को शामिल करती हुई ज़्यादातर दिखाई पड़ती है। शायद ही कोई ऐसी कथा होगी जो दुखात्मक पक्षों को प्रदर्शित करते हुए नजर आती होंगी। चूँकि हमारे यहाँ एक सोच है, एक मानक स्वरूप है कि जो भी कथा का जो एंडिंग पॉइंट है, जो अंतिम वाला भाग होता है, वह रोचकता के साथ साथ सुखात्मक पहलुओं को दिखाने की कोशिश में रहना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जो अंतिम स्वरूप होता है वो सत्य की विजय, अर्थात असत्य पर सत्य की विजय, या जो दुष्टता होती है उस पर कहीं ना कहीं जो एक संघर्ष करते हुए जीवन को सफल बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जो भी पक्ष हम यहाँ देख पाते हैं वो सभी पक्ष सुखात्मक स्थितियों को ही देखने को होता है। इसीलिए एक मानस में जो लोक मानस होता है उसमें यह एक प्रतिबिंबित है कि अंत भला तो जग भला, यानी जो अंतिम अगर आपकी भलाई के पक्ष में कोई बात की जा रही है तो वह संघर्ष आपके जीवन के लिए भला होता है। तो इसलिए वो सभी कुछ बस यह निर्भर करता है कि आपका अंतिम रिजल्ट, जो अंतिम जो आपका मेहनत का फल है वह कैसा मिला। वह यदि ये सार्थक है तो निश्चित तौर पर आप उस परिश्रम के भागी हैं, जो परिश्रम आपने कठिन से कठिन स्थितियों में बिताया। तो ये सभी के सभी पहलू हम इस लोक गाथा के स्वरूप के माध्यम से देख और समझ पाते हैं। यदि हम नामकरण की बात करें कि लोक गाथाओं का अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जगहों पे किस नामों से इसे इंगित किया जाता है, तो इसमें गुजरात में इसे कथागीत, महाराष्ट्र में पवाड़ा, राजस्थान में गीत कथा, कन्नौज में शाको और अंग्रेजी में इसे वैलिड आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग इसे नाम कहीं ना कहीं दिए जाते हैं और इन्हीं नामों से इसकी एक अपनी पहचान बनती है। अब लोक गाथा की हम कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि लोक गाथा की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला जो बिंदु है वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि लोक गाथा की जो विषय वस्तु होती है वो विस्तृत होती है तथा अधिकांशतः लोक गाथाओं के रचनाकार अज्ञात होते हैं। ये हम पहले भी बढ़ चुके हैं कि यह इसकी जो विषय वस्तु होती है वह बहुत विस्तृत होती है। विस्तृत होने के कारण इसका जो पाठन होता है, जो वाचन होता है, चाहे गायन होता है, वह कई किस्तों में की जाती है। एक साथ या एक क्षण में या एक समय में इसे ख़त्म करना या समाप्त करना आसान नहीं होता, बल्कि इसे व्यापकता होने के कारण हम कई दिनों में या कई रातों में या कई किस्तों में इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसका रचनाकार अज्ञात होता है, यह पहले भी बताया जा चुका है। चूँकि मौखिक क्रिया होती है, मौखिक परंपरा से ये चली आती है और मौखिक परंपरा से चले आने से इसके जो रचनाकार होते हैं वह मूल रूप से कौन होते हैं इसके विषय में पता लगा पाना कठिन होता है। लोक गाथा का गायक किसी न किसी लोकवाद्य का आश्रय लेकर लोक गाथा के गायन में दिखाई पड़ता है। चूँकि लोक जो वाद्यन होता है, जो लोगों के बीच में अपने झाल, मजीरे, ढोलक, नगाड़ा, ये सभी वाद्य यंत्र होते हैं। इन यंत्रों का कहीं ना कहीं इसमें समावेश होता है। जब गायन इसका किया जाता है तो उस समय इसका प्रयोग करके इसका
इसको कहीं न कहीं बजाने या सुरुचिपूर्ण मनोरंजित बनाने की कोशिश की जाती है। लोक गाथाएँ प्रायः मौखिक रूप में होती हैं। यह प्रायः समूह में श्रोताओं द्वारा सुनी जाती हैं, जिसका अंत सुखांत होता है। इस हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि यह मौखिक परंपरा का एक पहलू है। जिस तरीके से लोकगीत एक मौखिक परंपरा रहा, एक लोक कथा मौखिक परंपरा रहा, उसी तरीके से लोक गाथा भी एक मौखिक परंपरा का अंश है। यह प्रायः समूह में श्रोताओं द्वारा सुना और गाया जाता है। यानी श्रोताओं के माध्यम से इसका गायन भी होता है और दर्शकों के माध्यम से इसे सुना भी जाता है। तो और इसका एक बहुत बड़ा मानक है कि इसका जो अंत होता है वो सुखात्मक ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जाती है। लोक गाथाओं का प्रारंभ प्रायः ईश्वरीय आराधना, वंदना, प्रार्थना आदि से शुरू किया जाता है। तो ये प्रारंभ जो किया जाता है, अक्सर यह कोशिश की जाती है कि इसका जो प्रारंभ हो वह जो ईश्वर की आराधना से, प्रार्थना से या वंदना से ही किया जा सके। इसमें प्रेम, सौंदर्य, शौर्य, साहस, बलिदान आदि को विषय बनाया जाता है। जो लोक गाथाएँ होती हैं, इसका व्यापक फलक होता है और ज़्यादातर पौराणिक विषय होते हैं। तो पौराणिक विषय होने के साथ साथ इसमें देवी देवताओं या राजा महाराजाओं या बड़े बड़े जो समाज के वर्ग हैं, उनके उदात्त स्वरूप को दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से इसमें प्रेम, सौंदर्य, साहस, बलिदान, शौर्य, इन सभी विषयों को शामिल करते हुए कहीं न कहीं एक जो उदात्त स्वरूप है, जो नायक का जो लोक कर्तव्य जो स्वरूप होता है, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। इसका विषय वस्तु विस्तृत होने से इसकी प्रस्तुति किस्तों में अथवा गैप दे देकर की जाती है। इसमें संगीत और नृत्य को प्रधानता दी जाती है। चूँकि हम पहले भी बता चुके हैं कि यह अत्यंत व्यापक होता है जो इसका स्वरूप होता है, इसीलिए इसे कई भागों में बाँटकर सुनाया जाता है या कहा जाता है। और इसमें संगीत को और नृत्य को कहीं न कहीं स्थान दिया जाता है, ताकि यह बोरियत ना महसूस कराए। कहीं न कहीं इसको देखने वाला या सुनने वाला जो भी दर्शक या श्रोता है, वह कहीं न कहीं उबाऊपन से दूर हो सके। तो इसमें नृत्य को और संगीत को दोनों को स्थान दिया जाता है और गायक पद्धति के माध्यम से कथा को पूरी सुनाने की कोशिश की जाती है। इसके अनेक प्रकार के हाव भाव, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जो भी घटने वाले या जो भी सामाजिक परिदृश्य से जो प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, लोक रीति रिवाज है, परिघटनाएं हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं इसमें स्थान देने की कोशिश की जाती है। इसमें सभी जो रस होते हैं उनका कहीं न कहीं स्थिति अनुसार परिदृश्य या द्रष्टव्य होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। जहाँ-जहाँ जैसी-जैसी स्थिति बनती है, वहाँ-वहाँ रसों की उत्पत्ति, भावों की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। यदि परिस्थिति श्रृंगार युक्त है, रति क्रिया से परिणित है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है। यदि विलाप या कहीं न कहीं आपसी विरह की भावना से परिणित है, तो करुण या शोक की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग रसों का हास्य के रस भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह भयानक रस भी स्थान परिदृश्य के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से विभत्स रस की भी उत्पत्ति यहाँ अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग जगहों पे रसों और भावों का अपना अपने परिदृश्य यहाँ दिखाई पड़ता है। लोक गाथाओं के बीच में त्याग, बलिदान, ममत्व, स्नेह, वात्सल्य आदि भाव की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो ये तो उसका परम और महत्वपूर्ण बिंदु है ही है कि यह किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी कर्तव्य, किसी न किसी अपने मानव की
का एक स्वरूप लेकर इंगित की जाती है, ताकि समाज को एक नैतिक मूल्य या नैतिक शिक्षा दे पाए और जिससे लोगों को एक सही मार्गदर्शन करा पाए। यही इसका मानक स्रोत होता है, यही इसका भाव होता है। तो इसी के कारण इसमें त्याग, बलिदान, ममत्व, स्नेह, वात्सल्य, इन सभी प्रकार के भावों का इसमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है, जिससे लोक जनमानस इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो पाए और अपने जीवन में उसे उतार भी पाए। लोक गाथाओं की भाषा, छंद, विधान तथा अभिव्यक्ति शैली सरल, स्पष्ट तथा प्रवाहमयी होती है। भाषा की जहाँ तक बात की जाती है तो भाषा इसकी सरल, सहज और भावाभिव्यक्ति पूर्ण होती है, ताकि वह जो जन सामान्य है, जो दर्शक है, जो श्रोता है, उसके हृदय में सीधा अपनी छवि उतार पाए। भाषा ही किसी भी भावधारा को व्यक्त करने में, किसी भी चरित्र को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने में, उसको लोक जनमानस तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाती है। तो इस क्रम में कहीं ना कहीं जो जनमानस की भाषा है, जो लोक गाथाओं की अपनी भाषा है, वह एक जैसी दिखाई पड़ती है और सरलता, सहजता तो इसके मूल्य ही हैं, इसके जो केंद्र बिंदु ही हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना, शिक्षा प्रदान करना तथा जनमानस के अंतःमन में उन अनेक सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं व मूल्यों को शामिल कराना दिखाई पड़ता है। तो यह एक व्यापक स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मनोरंजन, इसके माध्यम से मनोरंजन करना, शिक्षा प्रदान करना या जागरूक करना, साथ ही साथ जो जनमानस है, जो जन समुदाय है या उस स्थान विशेष की जो भी अपनी संस्कृति है, जो भी अपनी किंवदंतियाँ हैं, उनको सर्वत्र मानस पटल पर स्थापित करना या उन तक पहुंचाने की इसके माध्यम से कोशिश की जाती है। इसके द्वारा हम अपनी पुरानी परंपराओं अथवा सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़ी यादों को पुनः समझ अथवा जान सकते हैं। क्योंकि गाथा एक ऐसी परंपरा है कि जब इसको हम सुनते हैं, जब इसका अध्ययन करते हैं, तो हम अपने पुरातन समय के उन सभी घटनाओं या परिदृश्यों को भली भांति समझ पाते हैं या जान पाते हैं, जो उस समय घटित हुई। उस समय कहीं ना कहीं उसका अपना अस्तित्व दिखाई पड़ता है। उसे हम इस समय या वर्तमान समय में भी समझ पाते हैं और जान भी पाते हैं। तो यह गाथा की एक अपनी खास विशेषता होती है। इसके अतिरिक्त इसमें संदिग्धता, अतिरंजना और काल्पनिकता की स्थिति निरंतर बनी रहती है। संदिग्धता कहने का तात्पर्य है कि यह पूर्णतः सत्य हो, यह बिल्कुल संभव नहीं होता। इसमें काल्पनिकता का पुट होता है और काल्पनिकता के पुट होने से कहीं ना कहीं जो घटनाएं होती हैं वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। उसमें कहीं ना कहीं पूर्णतः सही होने की भावधारा दिखाई नहीं पड़ती है। अतिरंजना कहने का तात्पर्य है अतिशयोक्तिपूर्ण बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो इसका भी गुण इसमें दिखाई पड़ता है। काल्पनिकता तो इसमें प्रधान होती ही है। साथ ही साथ जो ये लोक गाथाएं होती है, इसमें ज़्यादातर वीर, प्रेम, चमत्कारपूर्ण एवं विस्मयी प्रवृत्तियों का कहीं ना कहीं स्थान देखने को मिलता है। तो वीरता तो इसकी प्रमुख स्वरूप होती है, प्रमुख इसके भाव होते ही हैं। साथ ही साथ शौर्यपूर्ण वर्णन करना, इसके अतिरिक्त चमत्कारिक घटनाओं को प्रदर्शित करना, ये भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर लोक जो गाथाएं होती हैं, उनका स्वरूप या उनकी विशेषता हम यहाँ पर भली प्रकार देख और समझ पाए कि किस तरीके से इसमें एक एक बिंदु जो गाथा के विशेषताओं को फलित करते हुए, व्याख्यायित करते हुए दिखाई पड़ती हैं। इस क्रम में डॉक्टर नगेंद्र का एक वक्तव्य है जहाँ पे वे लिखते हैं कि किसी वीर की शौर्यपूर्ण साहसिक कथाएं वास्तविक रूप से घटित हुई हो तो वह लोक कथा बन जाती है। कहने का तात्पर्य है जैसे राम की एक
वीरतापूर्ण जो गाथा है, जो उनके जीवन की लीला है, जो उनके उनके स्वरूप के विविध कहीं न कहीं पक्ष हैं, वो कहीं न कहीं लोक गाथाओं का एक उदाहरण बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो हम लोक गाथाओं के उदाहरण के स्वरूप पर राम के चरित्र को, यानी रामचरितमानस के जो परिदृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं, या महाभारत का जो परिदृश्य दिखाई पड़ता है, उसको हम यहाँ पर स्थान देते हैं या उसको समझते हैं। इसी प्रकार से कृष्णदेव उपाध्याय का भी एक कोटेशन है, जो कि जहाँ पर वो लिखते हैं कि लोक गाथा वे प्रबंधात्मक लोकगीत हैं जो आकार में किसी महाकाव्य को चुनौती दे सकते हैं और जिसमें प्रधान तत्व कथा होती है। कथा तो इसका प्रधान तत्व होता ही है, क्योंकि कहने की प्रवृत्ति इसमें भी होती है, लेकिन उस कथा में कहीं न कहीं लयबद्धता होती है, संगीतात्मकता होती है, और संगीतात्मकता होने से कहीं न कहीं उसमें जो भी चीज़ कही जाती है, जो भी चीज़ वर्णित की जाती है, उन सभी का अपना एक मूल्य होता है, उन सभी का एक अपना पक्ष होता है। तो इन सभी चीज़ों का जो अपना स्थान दिखाई पड़ता है, अपना परिदृश्य दिखाई पड़ता है, इन सभी चीज़ों से हम इस कथा को कहीं न कहीं देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अब हम लोक कथा और लोक गाथा में जो अंतर देखते हैं या अंतर देखने की कोशिश करते हैं, उसके माध्यम से यह समझते हैं कि किस तरीके से दोनों में एक व्यापक अंतर या व्यापक अलगाव देखने को मिलता है। तो लोक कथा और लोक गाथा दोनों ही लोक साहित्य के विभिन्न रूप हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। लोक कथा एक छोटी कहानी होती है जो कि जीवन के अनुभवों और जनता के संबंधों से जुड़ी होती है। यह छोटी कहानियों आमतौर पर संवादों के रूप में होती है। लोक गाथा एक बड़ी कहानी होती है जो जीवन की एक अधिक विस्तृत विषयों को अनुसरित करती है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो कथा होती है वह कही जाती है, जिसे श्रोता अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं, जैसे कि भागवत पुराण की कथा, वेद पाठ की जो कथा होती है, पुराणों की पाठ योजना की जो कथा होती है। जबकि गाथा वह होती है जो किसी के बारे में लिखी गई होती है और वह पहले से घटित हो चुकी होती है, तथा साथ ही साथ इसमें कथा और जो संगीत या नृत्य का जो स्वरूप होता है, वो सभी कुछ इसमें शामिल होता है, सभी कुछ इसमें बधा होता है। तो इस तरीके से इसके उदाहरण के तौर पर हम रामायण या महाभारत की जो गाथाएं हैं उसको हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोक कथा और लोक गाथा में एक बड़ा अंतर देखते हैं कि लोक कथा किस तरीके से एक छोटे परिदृश्य में अपने जो घटनाएं हैं, जो समाज में घटित कोई घटना होती है उसको उभारती है, और बड़े ही छोटे तौर पर, छोटे स्तर पर यह पूरी भी हो जाती है, अपने परिदृश्य को पूरी करती हुई नजर भी आती है। लेकिन जो गाथा होती है वो व्यापक फलक में दिखाई पड़ती है, और इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि यह जीवन के कई खंडों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें कई कहानियाँ अतिरिक्त जुड़ी होती है और उभरती जाती है। जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति उसमें बनते जाते हैं, उसी तरीके से कहानियाँ भी खुलती नज़र आती है। तो इस तरीके से लोक कथा और लोक गाथा में एक डिफरेंट जो अंतर देखने को मिलता है वो हम यहाँ पर समझ पाते हैं। लोक गाथा का जो नामकरण हम पहले ऊपर भी देख चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग नामों से इसको कहीं ना कहीं इंगित किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोक गाथा के एक व्यापक परिदृश्य को समझने की कोशिश किए और यह जानने की कोशिश किया कि किस तरीके से लोक गाथा अपने स्वरूप को कहीं ना कहीं प्रमाणित करते हुए, स्वरूप को इसमें शामिल करते हुए दिखाई पड़ता है, और वो अपने एक अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग भावधाराओं को इसमें लेता हुआ समाहित करता हुआ नज़र आता है। तो इस